अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहसिन है। मैं एक मेडिकल स्पेशलिस्ट और एक सर्टिफाइड एंड्रोलॉजिस्ट हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक है रमज़ान और डायबिटीज़। इस वीडियो की शुरुआत हम करेंगे एक बहुत अहम सवाल से, जो कि है क्या शुगर के मरीज़ रमज़ान में रोज़ा रख सकते हैं या नहीं रख सकते। रमज़ान के अंदर शुगर के मरीज़ रोज़ा बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन कुछ ख़ास एहतियाती तदाबीर हैं जिनको उनको अपनाना पड़ेगा और उसके बाद ही वो अपना रोज़ा रख सकते हैं। अब वो क्या एहतियाती तदाबीर हैं और रमज़ान में अगर रोज़ा रखना है तो शुगर के मरीज़ों ने क्या करना है, उसके बारे में हम तफसील से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपने ये करना है कि आप जहाँ पे भी अपना इलाज करवा रहे हैं, जिस डॉक्टर के पास भी जा रहे हैं, जो भी आपकी डायबिटीज़ को कंट्रोल कर रहा है, आप अपना रमज़ान शुरू होने से 6 से 8 हफ़्ते पहले उनके पास एक विज़िट करेंगे, जिसको कहते हैं प्री रमज़ान असेसमेंट। यानी कि आप अपने मौलिज के पास 6 से 8 हफ़्ते पहले जाएंगे। अब उस विज़िट का या उस असेसमेंट का क्या मकसद होगा, उसके 3 मेजर मकसद हैं। पहला मकसद तो ये है कि आपने अपनी क्लासिफिकेशन करवानी है, आपने रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन करवानी है कि आप किस क्लास के अंदर फॉल कर रहे हैं, और उस क्लास से फिर डिफ़ाइन होगा कि क्या आप रोज़ा रख सकते हैं या नहीं रख सकते। उनको हम आगे डिस्कस करेंगे अभी मज़ीद। दूसरे नंबर पे आपने कुछ बेसिक मालूमात, कुछ बेसिक रमज़ान एजुकेशन लेनी है अपने मौलिद से, जिसमें आप मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में उनसे पूछेंगे कि आप कब रोज़ा रख सकते हैं, किस वक्त आपने रोज़ा खोलना है और उस दौरान आपने क्या खुराक इस्तेमाल करनी है। और तीसरे नंबर पे जो आप दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी आपने एडजस्टमेंट करवानी है, क्योंकि सबको पता है कि रमज़ान के अंदर आपके सोने उठने की टाइमिंग्स का फ़र्क आ जाता है। इसके अलावा आपके जो खाने पीने की टाइमिंग है उसमें भी फ़र्क आ जाता है, तो उसके हिसाब से अपनी शुगर की दवाइयों को एडजस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब जैसा हमने डिस्कस किया था कि आपने प्री रमज़ान असेसमेंट जो करवानी है अपने डॉक्टर के पास जाके, उसमें पहली चीज़ आपने रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन करवानी है कि आपने ये डिसाइड करना है और बेसिकली आपके मौलिज ने ये डिसाइड करना है कि आप किस रिस्क कैटेगरी में फ़ॉल करते हैं, और उस हिसाब से फिर वो आपको गाइड करेंगे कि आप रोज़ा रख सकते हैं या नहीं रख सकते। अब ये जो रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन है ये किन चीज़ों पे बेस्ड करती है? ये बेस्ड करती है कि आप शुगर के लिए कौन सी अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको शुगर का कंट्रोल कैसा है, आपको शुगर के साथ और क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं। इसके अलावा क्या आपको कभी पहले हाइपोग्लाइसीमिया या शुगर लो होने का स्पेल तो नहीं हुआ। अब इनकी बेसिस के ऊपर 3 कैटेगरीज़ में पेशेंट्स को डिवाइड किया जाता है। पहली कैटेगरी होती है हाई रिस्क कैटेगरी। इस कैटेगरी के लिए रोज़ा रखना सख्ती से मना है। इनके लिए बिल्कुल ऐसा है कि आप नहीं रख सकते रोज़ा। हम मना करते हैं कि इनको रोज़ा ना रखें, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है रोज़ा रखने के बाद। दूसरी कैटेगरी आती है मॉडरेट रिस्क। इसके अंदर रोज़ा रखा जा सकता है, लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग के साथ। वो मॉनिटरिंग कैसे करनी है वो भी हम आगे बताएंगे। और तीसरी आती है लो रिस्क कैटेगरी। लो रिस्क कैटेगरी वो कैटेगरी है जिसमें आप बिल्कुल रोज़ा रख सकते हैं, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। अब हमने जिस तरह डिस्कस किया था कि प्री रमज़ान असेसमेंट में जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपने अपने मौलिद से पूछनी है वो है रमज़ान एजुकेशन, जिसमें आप सबसे पहले आपको ये बताना ज़रूरी है, जो आपका मौलिज आपको बताएगा, आपका डॉक्टर आपको बताएगा कि अगर आप रोज़ा रखते हैं तो किस टाइम आपने रोज़ा तोड़ लेना है, या क्या ऐसे अलामात आप देखें तो जिसमें आप कहें कि हाँ आप रोज़ा तोड़ सकते हैं। उसमें यह है कि आपकी शुगर 60 से कम हो जाए, या आपकी शुगर 300 से ज़्यादा बढ़ जाए, या आपको लगे कि जिस्म में पानी की कमी हो रही है, जिसके अलामात होती हैं कि गनूदगी आ जाना, बहुत कमज़ोरी होना, थकावट होना। इन सारी अलामात की सूरत में आप रोज़ा अपना तोड़ देंगे। इसके अलावा दूसरी रमज़ान एजुकेशन में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि आपने शुगर अपनी रोज़े के दौरान कितनी दफ़ा चेक करनी है। अब इसमें फिर वही बात आती है कि रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन जो हमने कैटेगरीज़ बनाई थी, अगर तो आप लो रिस्क के अंदर फॉल कर रहे हैं तो फिर आप सिर्फ 1 से 2 दफ़ा अपनी शुगर चेक करेंगे, लेकिन अगर आप हाई रिस्क के अंदर फॉल कर रहे हैं तो आप 3 से 7 मरतबा अपनी शुगर चेक करेंगे। वो औकात क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। लाजमी नहीं है कि आप इन सारे औकात में अपनी शुगर चेक करें, आप किसी वक्त भी इनमें से शुगर चेक कर सकते हैं, लेकिन जो मौजू औकात हैं शुगर चेक करने के लिए वो ये हैं कि एक दफ़ा सहरी में, उसके बाद एक दफ़ा सुबह, फिर दोपहर में, उसके बाद अफ्तारी से पहले, फिर अफ्तारी के 2 घंटे बाद, और फिर रात को, अगर अफ्तारी के बाद रात को कुछ खा रहे हैं तो उसके बाद आपने चेक करनी है। या दिन में कभी आपको महसूस हो कि आपकी शुगर लो हो रही है तो आपने शुगर चेक कर लेनी है।
तीसरी ज़रूरी बात जो अपने रमज़ान एजुकेशन में अपने मौलिद से पूछनी है या आपका मौलिद आपको गाइड करेगा, वो है कि आपने ख़ुराक कौन सी लेनी है रोज़े के साथ। उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपने पानी का इस्तेमाल कसरत से करना है, जिसमें पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे शुगरी ड्रिंक्स, जो शरबत वगैरह जो चीनी से बनते हैं, उनको आपने अवॉइड करना है। इसके अलावा हाई फाइबर डाइट इस्तेमाल करनी है, जैसे फल और सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है। इसके अलावा कोशिश ये करनी है कि लो कैलोरिक फूड को इस्तेमाल किया जाए, जिसमें नट्स आ जाते हैं, फ्रूट्स आ जाती हैं, वेजिटेबल्स आ जाती हैं। तो ये आपने अपनी डाइट का भी ख़ास ख्याल रखना है। इसमें रोज़े के दौरान अपनी जो शुगर की अद्वियात हैं उनको कैसे एडजस्ट करना है। देखें, इसमें मैं आपको एक बेसिक सी गाइडलाइन प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन आपकी दवाइयों की एडजस्टमेंट आपका मौलिज ही करेगा। कोशिश करें कि अपने डॉक्टर के पास जाएं और उनसे डिस्कस करें कि रमज़ान में अगर आपने रोज़ा रखना है तो उसकी दवाइयों को कैसे एडजस्ट किया जाए। एक खाका मैं आपको बता देता हूँ। उसमें ये होता है कि जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स होती हैं, यानी कि जो मुँह से खाने वाली गोलियाँ होती हैं, जो शुगर लो करने वाली गोलियाँ होती हैं, उनकी तो ऐसा कोई ख़ास एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो सबसे ज़रूरी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है वो करनी पड़ती है इंसुलिन में। अब जो लोग इंसुलिन लगाते हैं उनको थोड़ा बहुत आइडिया भी होता है कि 3-4 किस्म की इंसुलिन्स होती हैं। जो कॉमन इंसुलिन्स हैं, जैसे आप अगर शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन लगाते हैं और दिन में 3 दफ़ा लगानी पड़ती है आपको इंसुलिन, तो आप अपनी मॉर्निंग की डोज़ जो है वो सहरी में लेंगे और उसको 25 से 50% उसकी डोज़ को कम कर देंगे। इसके साथ जो दोपहर वाली डोज़ है उसको आप ऑल टुगेदर स्किप कर देंगे और जो रात वाली डोज़ है वो आप अफ्तार के बाद लगाएंगे। इसी तरह जो इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन है, जिसको इंसुलिन NPH भी कहा जाता है, उसमें आप जो मॉर्निंग की डोज़ है वो आप अफ्तार में लगाएंगे और फुल डोज़ लगाएंगे जो आप रूटीन में आम दिनों में लगा रहे हैं। जबकि जो इवनिंग की डोज़ है वो आप सहरी में लगाएंगे और सहरी वाली डोज़ को आप 50% कम करके लगा देंगे। अगर आप लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन लगा रहे हैं, जो दिन में एक दफ़ा लगाई जाती है और उमूमी तौर पे रात को सोने से पहले लगाई जाती है, तो वो आप अफ्तार में रहेंगे और उसकी डोज़ 15 से 30% कम करके लगाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है हमारी इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपके कुछ सवालात हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या हमें व्हाट्सएप नंबर पे भी भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उनको रिव्यू करें और एक अलग से वीडियो बनाएं जिसमें हम आपके सवालात के जवाब दें। शुक्रिया।